Hello students, welcome to you all to our YouTube educational channel, that is Vedant CBSE classes. So dear students, we have studied about chapter number 2 of class 9th NCERT is matter around us pure. In the part first and part second video, we have studied about the full explanation of the chapter. Now we are coming to the part 3 about this chapter is matter around us pure. This is the important question answers which is most commonly asked in the examinations. So अब हम एक्सप्लेनेशन के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद 1 marks of questions which is oftenly asked. So in the question number 1, that is designed, they are asking that try segregating the things around you as pure substance or mixture. So segregating is something mean to separate something. मतलब किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना इज़ नोन एज सेग्रीगेटिंग. सो सिंपली इससे आप एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी चीज़ को आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे. सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ बाय ट्राइंग मिक्सिंग चॉक पाउडर विद वाटर एंड देन सेपरेट देम. मतलब आपको करना क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से उन्होंने बताया कि चॉक पाउडर को वाटर के अंदर घोल दो और आप उसको फिर अलग करो. सो दिस इज़ द सिंपल सेग्रीगेटिंग मेथड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो as we are all aware that homogeneous mixtures are those which have a uniform makeup throughout the mixture, ठीक है, and heterogeneous which is not uniform in their makeup. So the examples of homogeneous mixture, there is options available in this question as like soda water, wood, air, soil, vinegars, filter tea. Now you have to tell which is homogeneous and which is heterogeneous. So homogeneous के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजीनियस में नहीं होती है. सो इसके एग्जांपल कौन से होंगे? सोडा वाटर एक होमोजेनियस मिक्सर है, एयर होमोजेनियस है क्योंकि वो देखने में एक जैसी लगती है ना, विनेगर, फिल्टर टी. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सर. एंड हेट्रोजीनियस, व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सर? इट इज़ वुड एंड सोइल. ठीक है, अगर हम सैंड वाटर को या सोइल को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो एक बार तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए मिक्सअप हो जाए, लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली होगा क्या, दैट विल बी सेटल डाउन टू द बॉटम. सो इट इज़ नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, सो इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ओके, अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू confirm that colorless liquid given to you is a pure water. आपको कोई भी अगर लिक्विड दिया गया है, आप इसको कैसे बताओगे कि वो एक प्योर वाटर है? सो इफ इट इज़ अ प्योर वाटर देन यू हैव टू इवेपोरेट द लिक्विड बाय हीटिंग इन अ क्लीन चाइना डिश. ठीक है, अगर उसको गर्म करते हैं, इवेपोरेट करते हैं लिक्विड को, तो क्या होता है, एनी रेजिड्यू रिमेनिंग इन द चाइना डिश will indicate that a water is not pure but it contain impurities. अगर चाइना डिश के अंदर उबालने के बाद में मान लो कुछ impurities नीचे बॉटम में सेट रह जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ impure liquid, not a pure. But if there is no impurities at the bottom, so it is a pure liquid, so it is a water. And no residue in China dish will indicate that the water is pure. So understood? Okay. Now coming to the next question, which of the following material fall in the category of pure substances? कह रहा है कि इसके अंदर से कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं
जो कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सो प्योर सब्सटेंस की इस कैटेगरी में कौन कौन से हैं? सो ए इज आइस, बी इज मिल्क, सी इज आयरन, डी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई इज कैल्शियम ऑक्साइड, एफ इज मरकरी, जी इज ब्रिक, एच इज वुड, एयर। सो इसके अंदर आपको बस यही बताना है कि कौन से इसमें जो है अपने प्योर सब्सटेंसेस होंगे। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होने चाहिए? आइस, बर्फ़ एक प्योर सब्सटेंस है, आयरन प्योर है, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सब प्योर होंगे। अगर हम बात करते हैं, देखो एयर की बात करते हैं, जैसे कि इसमें सोन किया है, एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। Likewise, brick is also is not a pure substance. It is mixer. It is made by mixing numbers of things. So these are the pure examples of pure substances like iron, ice, hydrochloric acid, calcium oxide, and mercury. Okay. Now identify the solution among the following mixtures. अब हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर मिक्सर्स के अंदर कौन से हैं। सोइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर, ठीक है। सो इसके अंदर कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे? देखो सी वाटर इज अ सॉल्यूशन, ओके, सी वाटर इज अ सॉल्यूशन, एयर इज अ सॉल्यूशन, सोडा वाटर आर द सॉल्यूशन, बट कोल इज नॉट अ सॉल्यूशन, ओके। And soil is also not a solution. Soil is also not a solution. So there are two options. That is soil and coal. These are not a solution. Only seawater is solution, air is solution, and soda water is solution. Understood? Okay. These are something very short answer types we are discussing about in this particular chapter. Is matter around us pure? Which of the following will show Tyndall effect? इसके अंदर हमारे से पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा इनके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वन इज salt solution, milk, copper sulfate solution, starch solution. So milk or starch solution ऐसे हैं which is larger particles, since they do not have, they are not two solutions, so they show Tyndall effect. देखो मिल्क क्या है? एक कोलाइडल सोल्यूशन है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं ना, तो जब क्योंकि इनके पार्टिकल साइज इतने वो होते हैं कि जब इसमें से लाइट अगर हम पास करते हैं तो उसका एक पाथ हमारे को दिखता है लाइट का कि हाँ यहाँ से ये पास करती है। सो मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन हैव they are not true solution, so they do not show Tyndall effect. So कौन कौन से इसमें टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन. सो दीज आर द सॉल्यूशंस विच शो टिंडल इफेक्ट. आपको ध्यान रखना चाहिए मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन इसके बेस्ट एग्जांपल है विच शो टिंडल इफेक्ट. ओके, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ए इज सोडियम, बी इज सोइल, सी इज सोगो सॉल्यूशन, डी इज सिल्वर. तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन से कंपाउंड होंगे. तो अब हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन टेबुलर फॉर्म. एलिमेंट्स में देखो हमारे पास में इसके अंदर एग्जांपल होंगे. बेस्ट इज सोडियम, ये एक एलिमेंट है. सिल्वर इज ऑल्सो एलिमेंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. सिलिकॉन इज देयर,
tin is there, and coal is there. And compounds which when two or more elements react by a chemical mean to form a compound. So the example of the compounds are calcium carbonate, क्योंकि ये एक या एक से अधिक एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन करने के बाद में एक कंपाउंड बना है कैल्शियम कार्बोनेट. सोप इज देयर, मीथेन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर. और मिक्सर क्या होता है? व्हेन एनी टू सब्सटेंसेस आइदर एलिमेंट और कंपाउंड दे सिंपली मिक्स टू नॉन मिक्सर. मिक्सर के एग्जांपल बेस्ट क्या होंगे? सोइल, शुगर, सॉल्यूशन, एयर एंड ब्लड. दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ मिक्सर. सो आपको एक ब्रीफ आइडिया के लिए भी आपको बहुत अच्छे से मतलब आपको एक अंडरस्टैंड करने के लिए कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर के क्या एग्जांपल होंगे, आप इससे आप समझ सकते हैं. नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग आर द केमिकल चेंजेस. अब इसमें पूछ रहा है कि हमारे इसमें के किसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, बीज, रस्टिंग ऑफ आयरन. Bees rusting of iron, mixing of iron fillings and sand, cooking of food, digestion of food, freezing of water और burning of candle. तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि किसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं. तो देखो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो कुछ नई चीज़ बनती है. लाइकवाइज लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है? आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसको रस्ट लग रहा है, तो ये एक केमिकल चेंज है. कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड के अंदर हम क्या करते हैं? बहुत सारे स्पाइसेस डालते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं, जो भी डालते हैं उससे केमिकल चेंज होता है और हमारा खाना बनता है. ठीक है. आप अगर बोला जाए कि आप बाज़ार से खरीदी हुई तोरई या घिया आप खा के दिखाओ तो आप खा सकते हो, लेकिन हाँ अगर हम उसको पका के उसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डाल के बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. लाइकवाइज डाइजेशन ऑफ फूड, burning of candle are the chemical changes. Okay, now coming to the next question. Which of the following solutions show scattering of light? तो इसके अंदर scattering of light किसके अंदर होती है? colloidal solution, suspension, both. आपको पता ही है scattering of solution यानी कि Tyndall effect किसके अंदर होता है. Tyndall effect जो आपको दिखता है colloidal solution में दिखता है 100%, और सस्पेंशन में अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर सस्पेंशन है तो उसके अंदर भी हमारे को टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है. ओके, सो बोथ. सो द आंसर इज बोथ, यानी कि कोलैटरल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों से टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे को क्रीम को जो है अगर मिक्स करना है, क्रीम को अलग करना है मिल्क से, तो हम कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से या फिल्ट्रेशन से. तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ऐसा होता है जिससे कि हम क्रीम को मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अपरेटस होता है जिसके अंदर हमने सपोज करो कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने दूध को डाल दिया, फिर इसको ये बहुत तेज़ी से इसको सेंट्रीफ्यूज यानी इसको रोटेट करते हैं. ठीक है. जब इसको सेंट्रीफ्यूज बहुत तेज़ी से इसको वो रोटेशनल मूवमेंट में इसको वो करते हैं तो क्या होता है कि जो इसका मतलब जो इसका क्रीम वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो मिल्क होता है वो ऊपर उससे मतलब उसका अलग हो जाता है. तो इसलिए हम इसी प्रोसेस के थ्रू क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं. सो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इसको हम सेपरेट करते हैं. कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? अगर हम खाने को बना रहे हैं और खाने को पचा रहे हैं तो ये क्या चीज़ है? दे आर बोथ फिजिकल प्रोसेस, आर बोथ केमिकल प्रोसेस,
और कुकिंग इज़ अ फिजिकल बट डाइजेशन इज़ केमिकल, या कुकिंग इज़ केमिकल वेयर डाइजेशन इज़ फिजिकल। तो क्या आप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये एक फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस, या बहुत फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का मिक्सअप होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम खाना बनाते हैं और खाने को जब पचाते हैं, तो ये मैंने भी अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। और लाइकवाइज अगर जो हमारा डाइजेशन जो होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही होता है, क्योंकि उसके अंदर से जो हमारा जो फूड जो हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, और उसका जो एक्सक्रीट होता है, जो हमारा जो मतलब न्यूट्रिशियस जो पोर्शन है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और जो भी चीज़ होती हैं वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ chemical process. So B option is the right answer. Okay, now coming to the next question, mercury and bromine are both, अब मैंने आपको बताया था कि भाई मरकरी और ब्रोमीन एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सो इसका सबसे पहला एग्जांपल है रूम, ये लिक्विड होते हैं, क्योंकि मरकरी सॉलिड तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। गैसेस ये होता नहीं है, ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड बी हो नहीं सकते, सो राइट आंसर इज ए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंड सी वाटर आर, तो ब्लड और सी वाटर क्या हैं? बोथ मिक्सचर्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ब्लड मिक्सचर होता है या सी वाटर कंपाउंड होता है, या ब्लड इज कंपाउंड एंड सी वाटर इज मिक्सचर, क्या होता है? तो ब्लड और सी वाटर दोनों क्या होते हैं? आपको पता ही है, मिक्सचर होते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर वो क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सब कुछ होता है, और सी वाटर के अंदर बहुत सारे साल्ट डिजोल्व होते हैं, तो ये दोनों मिक्सचर होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोल एंड जेल आर द एग्जाम्पल ऑफ solid solid colloids. Sol is a solid liquid so colloid, gel is liquid solid colloid, sol is solid solid। तो इसके अंदर आपको पूछना है कि सोल जेल क्या है। देखो, इसके अंदर हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, सोल क्या होता है, जिसके अंदर अगर मैं सोलवेंट की बात करूँ, जिसके अंदर सोलवेंट ज़्यादा होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर सोल और जेल होते क्या है बेसिकली। इसके अंदर जो मेन फड्डा है वो ये चीज़ देखनी है कि जो मेजर पोर्शन के अंदर होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सोल्यूट और सोलवेंट की, जैसे मैं एग्जांपल से बात करूँ, तो अगर सोल्यूट अगर जो कम मात्रा में होता है वो सॉलिड होगा, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो लिक्विड होगा, तो उस केस में वो एक सोल होगा। लाइकवाइज जेल में क्या होता है कि सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, तो जेल इज़ लिक्विड सॉलिड टाइप ऑफ कोलाइड, एंड सोल इज सॉलिड एंड लिक्विड कोलाइड। सो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर सोल्यूट होगा या शुगर, ये तो आप बड़ा इजी है, ठीक है, आपको पता ही है कि वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर क्या होगा, वाटर जो होगा हमारा, वाटर जो होगा इसमें हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और शुगर जो होगा सोल्यूट होगा। ओके, सो इसके अंदर कौन से वाला होना चाहिए फिर हमारा ऑप्शन, वाटर इज सोल्यूट और शुगर इज सॉल्वेंट? नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट, हाँ ये ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 2। इसके अंदर देखो कुछ मुझे लगता है मेरे को बुक के अंदर कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो इसको आप इग्नोर कर देना, ये एक सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर जो है सोल्वेंट है और शुगर सोल्यूट है। बोरोन एंड कार्बन, इसके बारे में पूछा है, बोरोन और कार्बन क्या होते हैं, मेटलोइड्स होते हैं, या बोरोन मेटलोइड्स होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है, क्या होते हैं? ये दोनों आपको पता ही है कि दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड मेटलोइड्स।
नहीं, दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन और कार्बन जो है मेटलोइड्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था अभी पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये दे आर नथिंग बट मेटलोइड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, तो ये मेटलोइड्स होते हैं, बोरोन एंड कार्बन। अब हमारे पास में आ गए हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के 2 नंबर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स विच इज मोस्ट ओपनली आस्क्ड इन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो लाइक मैं इस पर एक आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करता हूँ, बताता हूँ कि इसमें क्या पूछते हैं यूजुअली। इसके सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफनली, विच इज व्हाट इज मींट बाय सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मैटर where constituents particle cannot be separated from each other by any physical process since they are similar in their chemical properties। मतलब कि उसको हम जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम कभी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, एंड दे आर और सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बाय एनी प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस एंड they are all having similar in chemical properties. Now coming to the question number 2, how would you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference of their boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको इस बारे में पहले ही बताया था। when टू ये दोनों मिक्सिबल हो गए तो हमारे को क्या है कि इसके अंदर क्या करना है, जब एक ही सॉल्यूशन के अंदर जब 2 मिक्सिबल लिक्विड अगर होती है जिनका टेम्परेचर 25 या 25 से ऊपर का होता है, तो हम उसको कैसे, कौन सी टेक्निक से वो करते हैं? डिस्टिलेशन टेक्निक के साथ में। ठीक है, सो वी कैन सेपरेट केरोसिन एंड पेट्रोल बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया हुआ है, तो आप इसको प्लीज़ मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में एक बार इसको गो थ्रू करके समझ लेना डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि बटर को कर्ड से कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बताया था। ठीक है, और साल्ट फ्रॉम सी वाटर, साल्ट को अगर सी वाटर से कैसे हम सेपरेट करेंगे? इवेपोरेशन से करेंगे। कैम्फर को कैसे करेंगे? क्योंकि कैम्फर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा जो है वेपोराइज हो जाता है, तो उसको सब्लिमेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, गर्म करने के बाद में कैम्फर सीधा जो है लिक्विड ना बन के सीधा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Which type of mixtures are separated by the technique of crystallization? अब crystallization से हम किस चीज़ को हम सेपरेट करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फॉर इम्प्योर सैंपल्स ऑफ सॉलिड, कोई भी इम्प्योर सैंपल्स हैं सॉलिड के, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इम्प्योर जो सैंपल्स होते हैं सॉलिड के, उसमें हम प्योर जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, टू ऑब्टेन प्योर शुगर फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल ऑफ द सेम। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम किसी भी इम्प्योर उसके जो इम्प्योर सैंपल होता है उससे हम उसके प्योर फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मिक्सर एंड व्हाट आर वेरियस वेरिएबल्स। तो मिक्सर मैंने आपको बताया था कि दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय more than one substances, either element or compound. When mixed in any proportion, they are known as mixture. And what are its types? Its types are homogeneous and heterogeneous, जिसके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। Okay, now define solute, solvent और solution। solvent और solution बड़ा easy है स्टूडेंट्स। सोल्यूट क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ एडिड टू द सॉल्यूशन। जो ऐड करते हैं उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। जैसे कि पानी के अंदर हमने अगर नमक डाला तो इसमें नमक सोल्यूट होगा, वाटर जो है सोल्वेंट होगा। और सोल्वेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू विच सोल्यूट इज एडिड। वो कंपोनेंट जिसके अंदर हम सोल्यूट को ऐड करते हैं और डिजोल्व करते हैं सोल्यूट को, तो वो होता है सोल्वेंट। और सॉल्यूशन का क्या होता है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सॉल्यूट एंड सोल्वेंट। ये सॉल्यूट और सोल्वेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। फॉर एग्जांपल,
सोडियम क्लोराइड, ठीक है, हैज़ NaCl एज सोल्यूट एंड वाटर इज अ सोल्यूट। सो ये एक एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The following properties of the solution. ये एक homogeneous mixture होती है जिसके हम दो या दो से अधिक substances को से इसको बनाते हैं। सो इसकी properties क्या होती हैं? ये सबसे पहली बात homogeneous होते हैं। The particle size is less than one nanometer and they do not scatter the beam of the light passing through they do not show Tyndall effect. The component of the solution cannot be separated from each other by the process of filtration. इसको हम filtration process से अलग नहीं कर सकते हैं। So these are the properties of the solutions. तो इससे क्या है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन आंसर से क्या है, जो हमने अभी तक प्रीवियसली पढ़ा है वो हमारा सारा का सारा ब्रीफिंग में एक बार हमारे को रिवाइज हो रहा है। ओके, अब व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो एलिमेंट्स इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इसे एक ही टाइप के एटम्स से बनते हैं, तो इसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते उससे अलग सब्सटेंस से। वो हमेशा हम उसको डिकम्पोजिंग करेंगे तो उसी टाइप के ही एटम्स उसमें से निकलेंगे सेम टाइम्स के। कंपाउंड क्या होता है? इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, इसको हम ब्रोक कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है मिलके अदर बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से बनता है, तो इसको हम ब्रोक डाउन भी कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे मैंने आपको पहले बताया इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। इसके एग्जांपल है कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, इसके वाटर, मीथेन और सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर क्या है? H2 है। मीथेन क्या है? CH4 है। सो ये कंपाउंड्स होते हैं। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन शो इट। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स बहुत बार पूछा जाता है, इसके बारे में 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन यूजुअली आपके एग्जाम में आता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन लाइट इज पास थ्रू इट। मतलब कि जब हम एक बीम लाइट की एक किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो जब वो स्कैटर्ड हो जाती है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट को बोलते हैं। दो सॉल्यूशन वो साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, जिसका पार्टिकल साइज जो है बहुत स्मॉल होता है और वो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन हो टिंडल इफेक्ट। सो कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कोलाइडल इसमें टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इट इज वेरी सिंपल। होमोजेनियस मिक्सचर have uniform composition of their constituents, but heterogeneous mixture they have non-uniform composition of their constituents. For example, sugar in water, sulfur in CH2. They are the example of homogeneous. But example of heterogeneous mixture are sand, salt, sugar और wood. ठीक है, ये heterogeneous mixture है क्योंकि इनकी composition यूनिफॉर्म नहीं होती है। अच्छा, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एंड वेयर इट इज़ यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड देखो, अभी मैंने आपको अभी डिस्कस भी किया था कि जब हमारे को क्रीम को मिल्क से अलग करना होता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर एंड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट डेंसर पार्टिकल स्टे एट द बॉटम। जो डेंस पार्टिकल होगा वो बॉटम की तरफ जाएगा एंड लाइटर पार्टिकल जो होगा वो स्टे एट द टॉप, वो हमेशा टॉप की तरफ रहेगा। व्हेन स्पन रैपिडली, जब उसको हम घुमाते हैं बहुत तेज़ी से रैपिडली। इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम, इसको हम सेपरेट मतलब क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने में यूज करते हैं। अब सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सस्पेंशन एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। सो सस्पेंशन, सबसे पहली बात क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमारे सोल्यूट पार्टिकल जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं और वो हमेशा सस्पेंडेड ही रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब कि हमने एक कोई भी
सोल्यूट को अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला और उसको हमें रेगुलरली उसको मिक्सअप किया तो एक बार तो वो स्कैटर्ड हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो नीचे बॉटम की तरफ आके बैठ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पार्टिकल उसके जो हैं हम उसको आंखों से देख सकते हैं। दे स्कैटर्ड द बीम, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर सस्पेंशन है तो वो ट्रिंडल इफेक्ट को दिखाती है, लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद में अगर हम उसमें करेंगे तो ट्रिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके सारे पार्टिकल नीचे की तरफ यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम उसको लिक्विड को छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद में उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे की तरफ। नाउ कमिंग टू द next portion of this chapter, which is very important questions of 3 marks type of questions, which is usually asked in the examination. So their first question is find the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. अभी मैंने आपको बताया था, ये 2 marks में बताया था that they have homogeneous mixture have uniform composition, they do not have uniform composition, their components does not separated by filtration. हम इसके कंपोनेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट करते हैं, बट सेपरेशन टेक बाय डिस्टिलेशन मेथड, तो इसके लिए हम लेकिन हम डिस्टिलेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी वो कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, साल्ट एंड वाटर मिक्सर होता है, शुगर एंड वाटर मिक्सर होता है। लेकिन इसके एग्जाम्पल जो होते हैं हेटेरोजेनियस के वो होते हैं सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग, केरोसिन ऑयल, ठीक है, दीज आर ऑल नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सर। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस हेटेरोजेनियस विद एग्जाम्पल, तो ये तो अभी हमने पढ़ी ली है। अब अगले हम बात करते हैं हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम। अब हमारे से सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के डिफरेंसेस के बारे में पता कर रहा है, तो इसको हम अब एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि इसके क्या बेसिकली की पॉइंट्स होते हैं जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कोल क्या होते हैं, दे आर काइंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सोल इज नथिंग बट कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, और सस्पेंशन आपको पता ही है, पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक लिक्विड के अंदर सस्पेंड रहते हैं कुछ टाइम तक। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करें, इट हैज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके अंदर डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्स मीडियम होता है, लाइक सोल्यूट और सोल्वेंट। लाइकवाइज सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है और सोल्वेंट होता है, और सस्पेंशन के अंदर होता है इनसोल्यूबल सोल्यूट सस्पेंडेड इन ए सोल्वेंट मीडियम, अंडरस्टूड। इट अपीयर होमोलोगस बट इट इज़ अ हेटेरोजेनियस, ये दिखने में तो होमोजेनियस होता है, ठीक है, लेकिन वैसे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हेटेरोजेनियस होती है, ठीक है, लाइक मिल्क। सो सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, ये हेटेरोजेनियस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। पार्टिकल्स जो हैं दे आर विजिबल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हमको उसको देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट पार्टिकल्स दीज पार्टिकल आर नॉट विजिबल बाय ऑल मीन, लेकिन हम सॉल्यूशन के जो पार्टिकल को हम नहीं देख सकते हैं। और सस्पेंशन क्या होता है, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आई, इसमें हम पार्टिकल्स जो हैं देख सकते हैं सस्पेंशन के अंदर, ईजिली देख सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, पार्टिकल साइज जो होते हैं इसके 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 होता है। सॉल्यूशन का जो होता है 10⁻⁻7 से लेस होते हैं, और सस्पेंशन के केस में इट इज़ मोर देन 10⁻⁻5। एग्जाम्पल इसका है गोल्ड सोल, मिल्क और मैग्नीशिया। इस सॉल्यूशन का जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो शुगर सॉल्यूशन हो गया, और सस्पेंशन का मडी रिवर और डस्ट स्टॉर्म्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सो अब एक क्वेश्चन इस पे यूजुअली पूछा जाता है, बड़ा इजी से क्वेश्चन है जो इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि 36 ग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया है 100 ग्राम वाटर के अंदर। फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, ये 293 केल्विन पे हुआ है। तो इसमें क्या है, बड़ा इजी है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 36 है, मास ऑफ सोल्वेंट 100 है, तो टोटल मास का सोल्यूशन ऑफ द मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 36 + 100 136 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन के अंदर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 36
और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 136, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। सो एज आंसर इज 26.47%। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। अब हमारे को क्लासीफाई करना है, ठीक है, एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या है कि कौन से इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, कौन सा वो। देखो, कटिंग ऑफ ट्री इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि हम जब मक्खन को अगर मेल्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा क्या है, मतलब आयरन का रस्ट लगना एक केमिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रही है, भाई वाटर से स्टीम बन रहा है तो फिजिकल चेंज हो रहा है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन वाटर and water breaking down into hydrogen and oxygen gas, it is a chemical change. Okay, now dissolving common salt in water, it is a physical change. Making a fruit salad with raw fruit is a physical change only. So simple. Burning of paper and wood, they are chemical change. Chemical change क्यों है, क्योंकि जब हम उसको किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में ही उसमें बर्निंग होती है, सो ये एक केमिकल चेंज होता है। विच सेपरेशन टेक्निक वुड यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फ्लोइंग, इसमें अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे को इसमें कौन सी जो है सेपरेशन टेक्निक लगेगी सेपरेट करने के लिए। सबसे पहला है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाटर। अगर हमको सोडियम क्लोराइड को कैसे अलग करना है वाटर से, कैसे करेंगे, इवेपोरेशन मेथड से। ठीक है, अगला है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, वो सब्लाइम हो जाता है, तो इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से कर देंगे सेपरेट। ठीक है, अगला है सी पार्टिस, स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ द कार। तो उसको कैसे करेंगे, बाय हीटिंग एंड देन फिल्ट्रेशन। मतलब अगर हम कार की उसके अंदर अगर स्मॉल पीसेस वो हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, एंड देन हमारे को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से और उसको अलग कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टी लीव्स फ्रॉम द टी। हम कहाँ यहाँ पर थे ना, हाँ, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। उसको हम, आपको पता ही है, जैसे कि हमको कोई भी अगर पिगमेंट्स अगर अलग करने हैं तो कुछ नहीं करना है, क्रोमेटोग्राफी से ही हम इसको अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे को बटर को कट से करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। ऑयल को अगर वाटर से करना है तो कैसे, किस चीज़ से करेंगे हम, आपको पता ही है, सेपरेटिंग फिनल से कर सकते हैं। ठीक है, और टी लीव्स को अगर हमको टी से करना है जी वाले पोर्शन में तो हमको कैसे करना पड़ेगा, बाय फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे को आयरन पीस को अगर हमारे को सैंड से अलग करना है तो बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन डू इट। अच्छा, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट। और व्हीट ग्रेन्स को करना है हमारे के हाथ से तो हम इसको विनोइंग कैसे कर सकते हैं, ये कौन सी प्रोसेस होती है, विनोइंग, बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स एयर को पास करते हैं तो जिससे हल्का जो सब्सटेंस होता है वो दूर तक जाकर फ्लो करता है और जो भारी होता है वो नज़दीक गिर जाता है, तो इसको हम विनोइंग प्रोसेस के साथ में अलग कर सकते हैं, व्हीट को हस्क के साथ में। ठीक है, अगला हमारा जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अगर हमारे को मड पार्टिकल्स को कैसे अलग करना तो कैसे करेंगे, बाय द मीन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। हमारे को क्या करना है कि हमारे को स्टेप्स बताना है कि हम एक जब चाय बनाते हैं तो उसमें हम कैसे बनाते हैं,
और इसके अंदर हमारे को सोल्यूट सोल्यूशन, डिजोल्व सोल्यूशन, इनसोल्यूबल फिल्ट्रेट और रेजिड्यू टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, हमको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे हम, ठीक है। वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा, ठीक है। तो वाटर लेंगे यानी सोलवेंट लेंगे पेन के अंदर, और उसको हम हीट करेंगे एंड ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट में हम क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे। तो ये सोल्यूट हो गया, वाटर सोलवेंट हो गया, दो बात हो गई। नाउ द सोल्यूट विल डिजोल्व कम्प्लीटली इन द सोलवेंट फॉर्मिंग ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। देन उसके अंदर हम टी लीव्स को डालेंगे विच आर इनसोल्यूबल, उसके साथ में हम क्या डालेंगे, सोल्यूबल लिक्विड वाटर को डालेंगे, ठीक है। आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग करने के बाद में हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्टर करने के बाद में क्या होगा, जो फिल्ट्रेट होगा ऑफ द टी, दिस इज नोन एज रेजिड्यू एज टी लीव्स, इसको हम थ्रोन अवे कर देंगे। तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है, हमने इसे सारी जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने बोले हैं ये हमने यूज़ भी कर दी और चाय भी बना दी है। तो ये एक बेसिकली एग्जाम्पल था। अब एक देखो, इन्होंने एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया, पूछा हुआ है हमारे से कि Pragya tested the solubility of the three different substances at different temperature and collect the data as given below of the substances dissolved in 100 ग्राम of water। देखो पॉइंट टू भी नोटेड किया है कि 100 ग्राम्स के अंदर जो है इन्होंने जो डिजोल्व किया है इसको, जो भी चीज़ें जो एक्टिविटी है 100 ग्राम के हिसाब से है, एंड फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिससे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। अब हमारे से देखो सबसे पहला जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम की बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया हुआ है 100 ग्राम्स के हिसाब से, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं 313, तो 313, अब देखो 313 के अंदर क्या है, ये देखो ये वाला 313 के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है ना, अब तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। अब कह रहा है विच मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड एट 313 डिग्री। तो देखो इसके अंदर क्या है, 313 पे 62 ग्राम है, तो ये 62 ग्राम जो हमने ये पोटेशियम नाइट्रेट में डाला है, जिससे कि सैचुरेट बना है 313 पर, ये 100 ग्राम के अंदर बना हुआ है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि 50 ग्राम में कितना होगा, तो क्या होगा 62 बाय में 62 बाई में अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये 31 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 50 ग्राम के अंदर 31 ग्राम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब प्राज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leave the solution to cool at room temperature. What would you observe as a solution cool? कह रहा है कि हम प्राज्ञा ने क्या किया था कि 373 डिग्री पे ना जो 373 द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके अंदर 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट लग रहा है। ये देखिए आप 353 की बात हो रही है ना, 353 ये वाला, ठीक है, 353। और पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है, ये पोटेशियम क्लोराइड देखो कितना 54 ग्राम लग रहा है, ठीक है। तो 54 ग्राम इसमें सोल्यूट इसने डिजोल्व किया है 353 डिग्री के टेम्परेचर पर, ठीक। और ये कह रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल, मतलब कि सॉल्यूशन अगर कूल हो जाएगा तो क्या होगा, 353 से वो कितने पे आएगा, 283 पे आ जाएगा। यहाँ पे पहले कूल होगा वो इस समय, तो उसमें कितना है 35 डिग्री, इतने 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इसमें डला था। तो अगर मैं बात करूँ कि जब कूल होने पर, मतलब कि कूल होने पर यानी कि ये 54 से 35 इस पे आ गया, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो गया, 19 ग्राम हो गया। अब जब कूल हो जाएगा तो 54 तो इसमें इस वाले टेम्परेचर पे ही जो डिजोल्व हुआ ना, लेकिन
अगर वो कूल हो जाएगा तो 35 ग्राम्स ही डिजोल्व होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या होगा 19 ग्राम के जो क्रिस्टल्स होंगे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। 90 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल प्रेसिपिटेट आउट एज अनडिजोल्व्ड सॉल्ट। ये इसका आंसर है। देखो जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, 90 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल प्रेसिपिटेटेड आउट एज अनडिजोल्व्ड सॉल्ट। ओके, ना पार्ट सी इसमें क्या है, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन, विच साल्ट हैज़ हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। कि अब ये बात कर रहे हैं हमारे से 293 केल्विन पे किसकी सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है, देख लेते हैं टेबल के अंदर। 293 यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं हमारे से। सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की है, ठीक है 37, बाकी की 32, 36, 35 है, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है अमोनियम क्लोराइड की, तो इसका आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है, ये होगा ना अमोनियम क्लोराइड। सो अगला क्वेश्चन है सोल्यूबिलिटी ऑफ द साल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सोल्यूबिलिटी जो होती है साल्ट की आपको पता ही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ होगा तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एक्सप्लेन द फ्लोइंग गिविंग एग्जांपल्स। अब हमारे से पूछ रहा है कि एक्सप्लेनेशन करना है हमारे को। एक्सप्लेन द फ्लोइंग विद गिविंग एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारे को ये बात करनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजोल्व। जिसके अंदर हम कोई और सॉल्यूट पार्टिकल को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सच सब्सटेंसेस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सबसे पहली बात यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं, पार्टिकल साइज विद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एज सोन। प्योर सब्सटेंसेस जो पार्टिकल जो होते हैं उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, शुगर, साल्ट, नाइट्रोजन, कोलाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलाइड्स इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the particle size is between 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, सबसे पहली बात पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कोलाइड के अंदर क्या होता है, डिस्पर्सन फेज होती है, डिस्पर्स फेज होती है। एग्जाम्पल है स्मोक, मिल्क, शेविंग क्रीम, जेली चीज़। ओके, ये हमने सब पढ़ा हुआ है पहले। सस्पेंशन it is a kind of heterogeneous mixture in which insoluble solid particle remain suspended in the medium। उसमें क्या है कि insoluble जो solid particle होते हैं वो हमेशा सस्पेंड करते हैं मीडियम के अंदर, एंड द डिस्पर्सन मीडियम दे आर विजिबल बाय आवर नेक्ड आई। ठीक है, उसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा लगता है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो ये आएगा नेक्ड आई। नेक्ड आई फॉर एग्जाम्पल मडी लीवल, एयर, वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, डस्ट स्टॉर्म, सैंड इन वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। इजी। ओके बच्चा लोगों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट अ मेथड टू सेपरेट फ्लोइंग गैसेज डिफरेंट गैसेज फ्रॉम द एयर। अगर हमारे को गैसेज को एयर से लिक्विड कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, फ्रैक्चुलर डिस्टिलेशन के अंदर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सबसे पहले हम कंप्रेस करते हैं, फिर कूल करते हैं एयर को बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे इसके अंदर। उससे क्या होगा, जो गैस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम लिक्विड को अब हमारे को कैसे सेपरेट करना है, उसको हम क्या करेंगे, वार्म करेंगे। वार्म करने से क्या होगा,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अगर हम उसको वार्म करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एज पर देयर अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, सो हम इसको सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनलिटी कॉलम। तो फ्रैक्शनलिटी कॉलम के बारे में अगर आपको पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देखिए जिसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज़ कोलाइड्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़। तो कोलाइड के बारे में मैंने बताया था, ये आर हेटेरोजेनस मिक्सचर, they are heterogeneous mixture in which particle size is too small and cannot be seen by naked eye. So it is, सबसे पहली बात ये heterogeneous mixture होते हैं लेकिन ये दिखते homogeneous हैं। नंबर एक प्रॉपर्टी, साइज पार्टिकल इज टू स्मॉल, ठीक है, इसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। दे स्कैटर्ड अ बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है, ट्रिंडल इफेक्ट को शो करता है। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन, अच्छा पार्टिकल जो होते हैं कोलाइड्स के वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, इट इज सो इट इज़ अ स्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वैसे क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 400 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन। इसमें हमको कंसनट्रेशन निकालनी है मास बाय मास के लिए, ठीक है, मास बाय मास, m/m। फार्मूला आपको पता ही है, देखो मास ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है, 60 ग्राम दे रखा है, सोलवेट 400 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एडिशन। तो हमने इसको ऐड कर दिया, यानी कि ये हो गया 460 हो गया, ठीक है। 60 ग्राम क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और 400 ग्राम क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, 460 ग्राम हो गया। मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, मास ऑफ द सोल्यूट ओब्लिक मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 60 है, सॉल्यूशन कितना है, 460 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड अपॉन द वेरियस प्रॉपर्टीज। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बताना है हमारे को। सबसे पहले मेटल लस्टर होता है, लस्टर मतलब उसके अंदर शाइनिंग होती है, ठीक है। दे आर सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर, ठीक है, इनका सिल्वर ग्रे होता है, येलो गोल्डन येलो होता है। लेकिन इसके जो है नॉन मेटल्स के वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, कुछ भी कलर हो सकता है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब कि ये मेलेबल और डक्टाइल होता है। मेलेबल मीन्स जिसको हम सीट के अंदर ड्रोन कर सकते हैं, और डक्टाइल्स मीन्स जिसको हम थिन वायर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेलेबल और डक्टाइल होती है, बट दे आर नॉट मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। दे आर सोनोरस। सोनोरस जैसे मैंने बताया था कि मतलब अगर हम इसको किसी भी चीज़ से बीट करते हैं तो इसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा, तो दे आर सोनोरस। बट नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स का है क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। अब हमारे को डिफरेंस मांग रहा है मिक्सचर्स और कंपाउंड का। मिक्सचर्स का है क्या है, मिक्सचर्स क्या होता है, एलिमेंट्स, और कंपाउंड जस्ट मिक्स। कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर दो तो मिक्सचर बन जाएगा। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जिसमें हम एक एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बन जाता है। इसकी क्या होती है, मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन होती है, लेकिन इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। अच्छा, मिक्सचर क्या करता है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, उसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सचर के अंदर दिखेगी। लेकिन इसके कंपाउंड के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस है टोटली न्यू प्रॉपर्टीज, जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अपनी अलग होती है। मिक्सचर के बारे में अगर बात करें, द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको हमको अलग करने के लिए केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है कंपाउंड्स को। एग्जाम्पल मिक्सचर के एयर होता है, ब्लड होता है, और इसका जो होता है कुछ भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इज राइट अ मैथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। तो आपको मैंने पहले बताया अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक सबलाइम प्रोडक्ट होता है। तो हमको करना क्या है,
द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन से करेंगे। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। आपको मैंने बताया कि सॉलिड से सीधा गैस में बन जाता है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड साल्ट को हम एक चाइना डिश के अंदर रखेंगे इनसाइड एंड इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल मतलब उल्टा करके एक फनल को रखेंगे, जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रहा है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये ये जो है बर्नर है, ये हमारा एक फनल है जो हमको इन्वर्टेड रखा हुआ है हमने, मतलब उल्टा करके रखा हुआ है। यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया इसके मुंह को, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना ऊपर तक ना जा सके। अब क्या होगा, जब ये जो चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर हमने ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है ना इवेपोरेट होने लग जाएगा ऊपर की तरफ। और ये क्या होगा, इसके दीवारों पे यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, यहाँ पर आकर। ये यहाँ पर, ठीक है, ये सब्लाइम होकर यहाँ दीवारों के साथ में आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, जब ये पूरी तरह से जब यहाँ पर चिपक जाएगा तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस, किससे हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं। नाउ व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, वेयर इट इज़ यूज एंड व्हाई इट इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, और ये सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से बेटर कैसे है। ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जिससे कि हम किसी प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट करते हैं। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, इसको हम यूज़ करते हैं सॉलिड को प्योरीफिकेशन में। फॉर एग्जांपल साल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर हमको साल्ट को अलग करना है सी वाटर से तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं। इट इज़ अ बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन मेथड। क्यों बेटर है, बिकॉज सम सॉलिड में डिकम्पोज एंड गेट चार्ड। अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं इवेपोरेशन मेथड से जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं और वो चार्ड हो जाते हैं, ठीक है, और हीटिंग टू ड्राइनेस गिविंग इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ऑन इवेपोरेशन सब होता है इम्प्योरिटीज़ रिमेन सस्पेंड डिजोल्व। इवेपोरेशन से क्या होता है, कई बार जो है इम्प्योरिटीज़ जो है डिजोल्व ही रह जाती है उसके अंदर। तो ये एक वो है। अब ना तो नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एंड वेयर व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड अंडरलाइन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो आप इसको थोड़ा ढंग से देखना है। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो कंपाउंड वो सोल्यूबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट इज डिफरेंट। मतलब कि ये एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है उन कंपाउंड्स को जिसकी सोल्यूबिलिटी जो होती है एक ही सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग होती है। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर इन डाई, ठीक है, क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट कलर की एक डाई के अंदर अलग होती है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसी की बेसिस पर। इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, पिगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड और आरबीसी फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस की वो है। अच्छा, द बेसिक प्रिंसिपल इन क्रोमेटोग्राफी इज दैट डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी पॉइंट, अंडरस्टूड। डिफरेंट सोल्यूट की डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम एक इंक के स्पॉट को लेते हैं पेपर के ऊपर, उसको डिप कर देते हैं पानी के अंदर, तो उसकी कंपोनेंट जो उसके जो डाई के कंपोनेंट्स होंगे उसकी सोल्यूबिलिटी अलग अलग होने पर जितनी सोल्यूबिलिटी होगी वो उतनी दूर तक ट्रैवल करेंगे। जैसे जिसकी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जिसकी कम है वो नीचे तक रह जाएगा। तो इसी के बेसिस पर हम इसको अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड इज लेबल्ड एट 95%, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ दिस दैट विल बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू गेट 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर। कह रहा है कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसके अंदर की 95% तक H2SO4 एसिड है। अब ये कह रहा है कि हमारे को कितना मास रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम 5 लीटर पानी बना लें जिसके अंदर 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पर लीटर के हिसाब से है, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो 1 लीटर ऑफ डाइल्यूटेड
solution contain 10 ग्राम ऑफ H2SO4। यही क्वेश्चन भी पूछ रहा ना भाई, 5 लीटर के अंदर मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर के हिसाब से बनाना है, तो 1 लीटर के अंदर क्या होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो 5 लीटर के अंदर कितना होगा, 50 ग्राम से होगा। बिल्कुल सही। 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम है तो 5 लीटर के अंदर 50 ग्राम से होगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन द बोतल इज 95% है, यानी कि 95% H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तो 50 ग्राम के अंदर कितना हो गया, 95 के अंदर कितना, 100। तो 50 ग्राम में कितना होगा, 100 अपॉन में 95 गुणा में 50, यही होगा। तो ये हो जाएगा 52.64 ग्राम्स होगा। यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, 52.64 अगर हम ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन उसके अंदर अगर डाल देते हैं तो हमारा जो है ये 10 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर के हिसाब से ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से बन जाएगा। यानी कि हमारे को कितना डालना पड़ेगा इसके अंदर, 52.64। ओके। सो आई थिंक गाइड्स के आई थिंक स्टूडेंट्स की आपको चैप्टर्स के जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। अभी हम इसकी एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम इसकी NCERT के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। सो अभी आपको जो हमने अभी तक जो इसका फुल एक्सप्लेनेशन जो NCERT के बुक की दी थी, उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस जो राइज आउट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो आप इसको थोड़ा सही से इसको स्टडी कीजिए ताकि आपको इसके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के बारे में पता लगे। अगले चैप्टर को आप मिस मत कीजिएगा जिसके अंदर मैं आपको NCERT के सॉल्यूशंस के बारे में भी अपडेट दूंगा, तो आप उसको देखते रहना। थैंक्स। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड या आगे जो भी वीडियोस मेरी आएंगी CBSE क्लासेस के ऊपर, वो उसका अपडेट आप सबको मिल सके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल।